कक्षा 12 भूगोल के छात्रों, आपके दूसरी पुस्तक यानी खंड ख के अध्याय 3 का वीडियो आज प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस चैप्टर का प्रकरण है मानव विकास। इस अध्याय में हम मानव विकास का अध्ययन करेंगे। वैसे आप अपनी पहली पुस्तक में भी वृद्धि और विकास को पढ़े हैं, तो उसी के समान मिलता जुलता मानव विकास चैप्टर भी है। ज़्यादातर चीज़ें वहाँ स्पष्ट हो गई हैं। उसमें वृद्धि और विकास के बारे में बताया गया। वृद्धि किसे कहा जाता है, विकास किसे कहा जाता है, उस चैप्टर में आपने अध्ययन किया था। और इस चैप्टर में हम भारत के संदर्भ में मानव का विकास का अध्ययन करेंगे। तो आप ये भारत में एक दृष्टि डालेंगे तो आपको मिलेगा कि भारत के लिए विकास अवसरों के साथ साथ उपेक्षाओं एवं वंचनाओं का मिला जुला थैला है। यानी भारत में विकास का जो अवसर है उसके साथ साथ उपेक्षाओं और वंचित रह जाना यानी वंचनाओं का मिला जुला एक थैला है। यह महानगरीय केंद्रों और अन्य विकसित अंतर्वेशों जैसे कुछ क्षेत्र हैं जहां इनकी जनसंख्या के एक टुकड़े से आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो दूसरा भाग जो ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र की गंदी बस्तियां हैं, जिनमें पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी आधारभूत सुविधाओं की कमी है, ऐसा भी देखने को मिलता है। इस तरह यदि हमारे समाज के विभिन्न वर्गों के बीच विकास के अवसरों का वितरण देखा जाए तो स्थिति और अधिक चिंताजनक प्रतीत होती है। यह एक सुस्थापित सत्य है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूमिहीन कृषि मजदूरों, गरीब किसानों और गंदी बस्तियों में बड़ी संख्या में रहने वाले लोगों इत्यादि का बड़ा समूह सर्वाधिक हाशिए पर है। स्त्री जनसंख्या का बड़ा खंड इन सब में से ज़्यादा कष्टभोगी है। यह भी समान रूप से सत्य है कि वर्षों से हो रहे विकास के बाद भी सीमांत वर्गों में से अधिकांश की सापेक्षिक के साथ साथ निरपेक्ष दशाएं भी बदतर हुई हैं। परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में लोग पतित, निर्धनतापूर्ण और अमानवीय दशाओं में जीने को विवश हैं। विकास का एक अन्य अंतर संबंधित पक्ष यह भी है कि जिसका निम्नतर मानवीय दशाओं से सीधा संबंध है, उनका संबंध पर्यावरण प्रदूषण से है, जो पारिस्थितिकी संकट का कारक है। वायु, मृदा, जल और ध्वनि प्रदूषण न केवल हमारे साझा संसाधनों की त्रासदी का कारण बने हैं,
अपितु हमारे समाज के अस्तित्व के लिए भी खतरा बने हुए हैं। परिणाम स्वरूप निर्धनों में सामर्थ्य के गिरावट के लिए 3 अंतर संबंधित प्रक्रियाएं कार्यरत हैं। नंबर 1, सामाजिक सामर्थ्य में कमी, विस्थापन और दुर्बल होते सामाजिक बंधनों के कारण। नंबर 2, पर्यावरणीय सामर्थ्य में कभी प्रदूषण के कारण। और तीसरा है व्यक्तिगत सामर्थ्य में कभी बढ़ती बीमारियां, दुर्घटनाओं के कारण। तो आप उसके कारण देख लिए, 3 कारण कार्यरत हैं। सामाजिक सामर्थ्य में कमी, विस्थापन और दुर्बल होते सामाजिक बंधनों के कारण। ये जो कमियां दिखाई दे रही हैं उसमें एक कारण ये है। दूसरा, पर्यावरणीय सामर्थ्य में कभी प्रदूषण के कारण भी। व्यक्तिगत सामर्थ्य में कभी बढ़ती बीमारी और दुर्घटनाओं के कारण। अंततः इनके जीवन की गुणवत्ता और मानव विकास पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उपर्युक्त अनुभवों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में सामाजिक अन्याय, प्रादेशिक असंतुलन और पर्यावरणीय निम्नीकरण के मुद्दे के साथ स्वयं को जोड़ नहीं पाया है। इसके विपरीत इसे व्यापक रूप से सामाजिक वितरक अन्यायों, जीवन की गुणवत्ता और मानव विकास में गिरावट, परिस्थिति संकट तथा सामाजिक अशांति का कारण माना जा रहा है। क्या विकास इन संकटों की उत्पत्ति, प्रबल और स्थिरीकरण करता है? इस प्रकार यह सोचा गया कि मानव विकास के मुद्दे को विकास की प्रचलित पश्चिम धारणा, जो मानव विकास, प्रादेशिक विषमता और पर्यावरणीय संकट सहित सभी रोगों का उपचार मानती है, वे विपरीत अलग से उठाए जाएं। कि पश्चिमी देश जो हैं वो जिस तरह इससे निपट रहे हैं उससे क्या विपरीत अलग कोई व्यवस्था बनाई जा सकती है? पहले भी अनेक बार विकास को विवेचनात्मक ढंग से देखने के लिए सम्मिलित प्रयास किए गए, किंतु इस दिशा में सर्वाधिक व्यवस्थित प्रयास 1990 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा प्रथम मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया। तब ये संस्था प्रतिवर्ष विश्व मानव विकास रिपोर्ट को प्रकाशित करती आ रही है। तब से यह रिपोर्ट न केवल मानव विकास को परिभाषित करती है, वह इसके सूचकों में संशोधन और परिवर्तन लाती है, अपितु परिकल्पित स्कोरों के आधार पर विश्व के देशों का कोटि क्रम भी बनाती है। 1993 ईस्वी में मानव की जो विकास रिपोर्ट बनाई गई उसमें प्रगामी लोकतंत्रीकरण और बढ़ता लोक सशक्तिकरण मानव विकास की न्यूनतम दशाएं हैं। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेख करता है कि मानव विकास को केंद्र में रखकर बुना जाना चाहिए, न कि विकास को लोगों के बीच रखकर, जैसा कि पहले होता था। आप
आप मानव भूगोल के मूल सिद्धांत नामक अपनी पाठ्य पुस्तक में इस संकल्पना को सूचित और मानव विकास के उपागमों तथा सूचकांकों के परिकलन की विधियों का पहले ही अध्ययन कर चुके हैं। तो आइए इस अध्याय पर हम भारत पर इन संकल्पनाओं और सूचनाओं के अनुप्रयोजन को समझें। तो अब तक जो हमने बताया है वो क्या है? हमने अब तक जो बताया उसका सारांश ये है कि भारत में विकास की संभावनाएं या विकास के जो अवसर हैं वो तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप देखेंगे कि तमाम उपेक्षित लोग भी हैं। तो और ये उपेक्षा के बारे में हमने बताया कि किन किन क्षेत्रों में ये उपेक्षित लोग हैं और कौन कौन से लोग हैं। एक शहर को भी ले लीजिए तो शहर में भी कि कहीं कहीं पूरी अवसरों की सुविधा या अवसरों की उपलब्धता अधिक है, तो वहीं बगल में मलिन बस्ती बसी हुई है जहां विकास की संभावनाएं बहुत कम हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो और दशा खराब है, और ग्रामीण क्षेत्रों में भी अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और लोगों की दशा और भी खराब है, और उनमें सबसे खराब दशा में स्त्री हैं। तो ये जो असंतुलन है, जो भारत में ये जो विकास का असंतुलन है, ये एक चिंता का विषय है। अभी हमने बताया कि इस चिंता को लेकर के संयुक्त राष्ट्र संघ का जो संयुक्त राष्ट्र का विकास कार्यक्रम है, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसने 1990 में एक अध्ययन कराया था, जिसके बाद वो हर साल इसका अध्ययन और रिपोर्ट तैयार करवाता है और देशों को उनके जो अंक मिलते हैं, उनके स्कोर जो होते हैं, उसके आधार पर कोटि निर्धारित करता है। तो इस तरह मानव विकास का मूल्यांकन संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्र संघ के प्रयास से होने लगा। अब ये क्या है, मानव विकास क्या है, इसको समझना बहुत ही आवश्यक है। इसको अब ध्यान से सुनिएगा। मानव विकास स्वास्थ्य, भौतिक पर्यावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के मानव विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार और उनके शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया है। विकास क्या है, ये आप इसको ध्यान में रख दीजिए कि मानव के स्वास्थ्य, भौतिक पर्यावरण से लेकर करके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता तक सभी विकल्पों पर विस्तार, वृद्धि, पहुंच होने की प्रक्रिया ही मानव विकास है। इस प्रकार लोगों के विभिन्न प्रकार के विकल्पों की श्रेणी में विस्तार मानव विकास का सर्वाधिक सार्थक पक्ष है। लोगों के विकल्पों में अनेक प्रकार के अन्य मुद्दे हो सकते हैं, किंतु दीर्घ और स्वस्थ जीवन जीना, शिक्षित होना और राजनीतिक स्वतंत्रता, गारंटीकृत मानवाधिकारों और व्यक्तिगत आत्मसम्मान से युक्त
शिष्ट जीवन स्तर के लिए आवश्यक संसाधनों तक पहुंच जैसे मानव विकास के कुछ मुद्दों के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। इस चीज के लिए यानी जीवन स्तर की आवश्यकताओं जितना भी वर्णित हैं, इनकी पहुंच में मानव विकास के कुछ मुद्दे के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। यानी इन सारे मुद्दों से कोई समझौता नहीं, इतना होना ही चाहिए। इसीलिए तो इसमें कहा गया है कि इसके अनेक प्रकार के भी मुद्दे हो सकते हैं, अनेक विकल्प और भी हो सकते हैं, किंतु दीर्घ और स्वस्थ जीवन जीना, शिक्षित होना और राजनीतिक स्वतंत्रता, गारंटीकृत मानवाधिकारों और व्यक्तिगत आत्मसम्मान से युक्त शिष्ट जीवन स्तर के लिए आवश्यक संसाधनों तक पहुंच जैसे मानव विकास की कुछ मुद्दों के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। आइए देखते हैं भारत में मानव विकास, एक नज़र डालते हैं, इसके बाद प्रश्नों पर आते हैं। 121 करोड़ से अधिक जनसंख्या के साथ भारत मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में विश्व के 189 देशों में 130 की कोटि क्रम पर है। HDI के संयुक्त मूल्य यानी जो उनको स्कोर मिला है भारत को 0.640 के साथ भारत मध्यम मानव विकास दर्शाने वाला देश की श्रेणी में आता है और ये रिपोर्ट है 2017 की। तो 2017 की रिपोर्ट में सबसे ऊपर नॉर्वे है। नॉर्वे में मानव विकास सबसे अच्छा है और इसका जो स्कोर है 0.953 और आपको बता ही दिए कि भारत की जो स्कोर है 0.640 और भारत 130वें नंबर पर आता है। इसे मध्यम विकास श्रेणी के देशों में रखा गया है। अब आइए चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो अगर हम पाठ के प्रश्नों पर आएं, इससे पहले हम एक नज़र में कुछ और तथ्यों को देख लें। मानव विकास के लिए स्वस्थ भौतिक पर्यावरण, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के मानव विकल्पों में वृद्धि तथा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया है। ये तो हम अभी बता चुके हैं कि मानव विकास क्या है। तो वही चीज़ यहाँ भी लिखा हुआ है कि मानव विकास के लिए स्वस्थ भौतिक पर्यावरण, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के मानव विकल्पों में वृद्धि तथा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया है। ये तो विकास का अर्थ है। दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन, शिक्षा, स्वतंत्रता, आत्मसम्मान से युक्त शिष्ट जीवन व आवश्यक संसाधनों तक पहुंच मानव विकास के सार्थक पक्ष हैं। भारत में विकास
अवसरों के साथ साथ उपेक्षाओं एवं वंचनाओं यानी वंचित जिसे कहते हैं वंचनाओं का मिला जुला थैला है। यहाँ एक और विकसित व उच्च सुविधा युक्त महानगरीय क्षेत्र हैं, तो दूसरी ओर नगरीय क्षेत्रों में उपेक्षित गंदी बस्तियों पर आधारित गंदी बस्तियों व आधारभूत सुविधाओं को तरसते विशाल ग्रामीण क्षेत्र भी हैं। 1993 के मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार प्रगामी लोकतंत्रीय और बढ़ता लोक सशक्तिकरण मानव विकास की न्यूनतम दशाएं हैं। भारत HID के संयुक्त मूल्य 0.602 के साथ संसार के 172 देशों में 127 की कोटि क्रम पर है, जबकि हमने अभी बताया था कि जो 17 की रिपोर्ट है उसमें भारत को जो संयुक्त मूल्य मिला है वो उसमें मिला है 0.640 और संसार के 189 देशों में भारत का जो क्रम है वो 130 है। गरीबी वंचित रहने की अवस्था है, गरीबी वंचित रहने की अवस्था है। निरपेक्ष रूप से यह व्यक्ति की लगातार स्वस्थ रहने, यथोचित उत्पादन जीवन जीने के लिए आवश्यक जरूरतों को पूरा न कर पाने की असमर्थता को दर्शाता है। भारत में उड़ीसा, बिहार जैसे राज्यों में 40% से अधिक जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करती है। रोग एवं पीड़ा से मुक्त जीवन दीर्घ आयु एवं स्वस्थ जीवन के सूचक हैं। भारत में 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का लिंग अनुपात केवल केरल राज्य को छोड़कर घट रहा है। इसके पीछे लिंग का निर्धारण करने की वैज्ञानिक तकनीकी, अल्ट्रासाउंड और लोगों की सामाजिक सोच बेटे के बिना जीवन अधूरा है, अधिक कार्य कर रही है। विकास भूख, गरीबी, दासता, बंधुआकरण, अज्ञानता, निरक्षरता और अन्य किसी प्रकार की प्रबलता से मुक्ति का नाम है। समाज एक पर्यावरण के विषय में ज्ञान तक पहुँच ही मुक्ति का आधार है। ज्ञान और मुक्ति का यह रास्ता साक्षरता से होकर ही जाता है। भारत के विभिन्न राज्यों से 0.638 के संयुक्त सूचकांक के साथ केरल का कोटि क्रम में सर्वोच्च स्थान है तथा 0.367 सूचकांक मूल्य के साथ बिहार का सबसे निम्न स्थान है। भारत के लिए राज्य को इकाई मानकर मानव विकास रिपोर्ट नीति आयोग, पूर्व का नाम इसका है योजना आयोग, तैयार करता है। प्रसन्नचित एवं शांत सामाजिक जीवन के लिए जनसंख्या एवं संसाधनों के बीच उचित संतुलन एक आवश्यक दशा है। मानव विकास के लिए जितना महत्वपूर्ण संसाधनों की उपलब्धता है, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण उसका न्यायपूर्ण सामाजिकरण है, सामाजिक वितरण है। मानव विकास के लिए जितना महत्वपूर्ण संसाधन की उपलब्धता है, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण उसका न्यायपूर्ण सामाजिक वितरण है। संसाधन होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका न्यायपूर्ण वितरण भी होना चाहिए।
महात्मा गांधी जी के अनुसार व्यक्तिगत मितव्ययिता, सामाजिक धन की न्यायधारिता और अहिंसा एक व्यक्ति एवं राष्ट्र के लिए जीवन के उच्चतर लक्ष्य प्राप्त करने की कुंजी है। ये महात्मा गांधी जी ने कहा था, उनके विचार थे। अब आइए हम एक अंक वाले प्रश्नों को हल करते हैं। मानव विकास सूचकांक 2005 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत का कौन सा स्थान कोटि थी? तो देखिए 2005 की अगर बात करता है तो 127वीं और 17 की अगर बात करता है तो 130वीं रैंक है। मानव विकास सूचकांक में भारत के किस राज्य को कोटि उच्चतम है? तो अभी आपने देखा केरल का है, इसका 0.638 है। भारत के किस राज्य में स्त्री साक्षरता निम्नतम तथा उच्चतम है? तो जो निम्नतम है बिहार है, उच्चतम केरल है। मानव विकास सूचकांक में भारत के किस राज्य की कोटि निम्नतम है? वो बिहार है, 0.367 यानी 0.367 इसका स्कोर है बिहार का। जनसंख्या की तुलना में संसाधनों के अभाव के विषय में चिंता व्यक्त करने वाले पहले विद्वान कौन थे? तो वो देखिए ये विद्वान थे सर रॉबर्ट माल्थस। जनसंख्या में भी इनका नाम आप पढ़े होंगे, माल्थस थ्योरी। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की उच्चतम तथा निम्नतम साक्षरता दर बताइए। केंद्र शासित प्रदेशों में तो उच्चतम जो है लक्षद्वीप का और निम्नतम दादर नगर हवेली का है। साक्षरता दर जो है अगर देखा जाए केंद्र शासित में तो लक्षद्वीप में 87.52 और निम्नतम जो है दादर नगर हवेली का है 60.03। भारत के किन राज्यों में 0-6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंग अनुपात निम्नतम है? वो पंजाब और हरियाणा है, ये आप याद रखिएगा। मानव विकास क्या है? तो मानव विकास लोगों की रुचियों को विस्तृत करने तथा उनके हितों व कल्याण के स्तर को उठाने की प्रक्रिया है। इसके लिए स्वस्थ जीवन सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। भारत के किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर न्यूनतम है? वो है बिहार। संयुक्त राष्ट्र ने कब सर्वप्रथम मानव विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया? तो 1990 में। भारत में औसतन जीवन प्रत्याशा कितनी है? तो वो है 65 वर्ष। औसत जीवन प्रत्याशा ये होता है, यूँ मान लीजिए कि ये 60-65 वर्ष तक आदमी जीवित रहता है, अनुमानतः भारत में औसतन 65 वर्ष तक ही जिंदा रहता है। इसी को जीवन प्रत्याशा कहा जाता है। भारत के वे कौन से 2 राज्य हैं जहां गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले की आबादी अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है? तो उड़ीसा और बिहार। उड़ीसा में 47.15% और बिहार में 42.60% गरीबी रेखा के नीचे लोग रहते हैं। भारत के किन 2 राज्यों में पिछले दशकों में लिंगानुपात में कमी देखने को मिली है? वही हरियाणा, पंजाब। भारत के लिए मानव विकास रिपोर्ट कौन तैयार करता है? तो मानव विकास रिपोर्ट नीति आयोग, जिसका पहले नाम योजना आयोग था, अब नीति आयोग हो गया है, वही मानव विकास रिपोर्ट तैयार करता है। मानव विकास सूचकांक में विकास के किन कारकों को आधार बनाया गया है?
उत्तर है दीर्घ आयु, शिक्षा और आय को। पंजाब और हरियाणा में गरीबी घटने का मुख्य कारण क्या है? कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि। अब ये तो लघु उत्तरी वाले प्रश्न हो गए। अब अति लघु उत्तरी वाले हो गए। अब लघु उत्तरी वाले प्रश्न इस प्रकार हैं, देख लीजिए। सामाजिक सशक्तिकरण मानव विकास का महत्वपूर्ण सूचक है, भारत के संदर्भ में स्पष्ट करें। इसका उत्तर होगा मानव विकास तभी सार्थक है जब मनुष्य भूख, गरीबी, दास्ता, बधुआ, मजदूरी, निरक्षरता आदि से मुक्त हो, और यह तभी संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति को इतना सामर्थ्य बनाया जाए कि वह इन बंधनों से मुक्त हो सके। इसलिए मानव विकास को पाने के लिए समाज के सभी वर्गों को साक्षर, स्वस्थ और आत्मनिर्भर होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि उत्तरी भारत के अधिकांश राज्यों में मानव विकास के निम्न स्तरों के 3 कारण बताइए। तो इसके 3 कारण इस प्रकार है। नंबर 1 गरीबी। पंजाब हरियाणा को छोड़कर अन्य राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और असम में गरीबी के कारण मानव विकास नहीं हो पाया है। इन राज्यों में प्रति व्यक्ति आय 2000 रुपये से भी कम है। नंबर 2 निरक्षरता। भारत में कुल साक्षरता दर की अपेक्षा इन राज्यों में साक्षरता दर काफ़ी कम है। साक्षरता मानव विकास को प्रदर्शित करती है, इसलिए उत्तर भारत में राज्यों में मानव विकास सूचकांक निम्न स्तर का है। नंबर 3 निम्न स्वास्थ्य सुविधाएं। जिन राज्यों में स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं होती हैं, वहाँ गरीबों की पहुंच से बाहर होती हैं, उन राज्यों में मानव विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न आर्थिक विकास किस तरह मानव विकास को प्रभावित करता है, स्पष्ट कीजिए। तो विकास मनुष्यों के संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करता है। आर्थिक विकास को हम व्यक्ति की आय से मापते हैं। आय से ही कोई भी व्यक्ति प्रकृति के या मानव रचित संसाधनों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य को पा सकता है। भारत में इस क्षेत्र में काफ़ी भिन्नता देखने को मिलती है। महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, दिल्ली जैसे राज्यों में प्रति व्यक्ति आय अधिक है, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा में कम है। इन राज्यों में लोगों द्वारा संसाधनों के उपभोग की क्षमता में अंतर पाया जाता है। जैसे पंजाब में एक व्यक्ति एक महीने में 690 रुपये से ऊपर आय करता है, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार में 520 रुपये प्रति व्यक्ति है। मानव विकास सामाजिक एवं प्राकृतिक पर्यावरण से क्या संबंध है, उचित उदाहरण देकर के स्पष्ट कीजिए। ये 20वां प्रश्न है। उत्तर है ऐसा माना जाता है कि मानव विकास की चरम स्थिति प्राप्त करने के लिए हमें सभी समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। ऐसे कुछ हद तक होता भी है। मनुष्य के रहन सहन के स्तर में सुधार आता है, लेकिन यह विकास कभी कभी चरम सामाजिक विषमताओं को भी जन्म देता है। मानव विकास के क्रम में पर्यावरण पर भी विपरीत असर पड़ता है। इस तरह जहां हम प्राकृतिक संसाधनों का अविवेकपूर्ण शोषण करते हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण भी करते हैं। ऐसी परिस्थितियां जैसे सामाजिक विषमता समाज में बेचैनी, वर्ग संघर्ष को जन्म दे सकते हैं तथा प्रदूषण पृथ्वी के पर्यावरण को हानि पहुंचा सकते हैं। इन परिस्थितियों से बचकर ही हमें मानव विकास को सही अर्थों में उपलब्ध करने का प्रयास करना चाहिए। अगला प्रश्न है मानव विकास का एक पहल निम्नतर मानवीय दशाओं का होना भी रहा है, जो हमारे निर्धन लोगों के सामर्थ्य में लगातार कमी के कारण बन रहा है। इस कथन को 3 तर्क देकर स्पष्ट कीजिए। उत्तर नंबर 1 लोगों के सामाजिक सामर्थ्य में कमी विस्थापन और दुर्बल होते सामाजिक बंधनों के कारण हुई है। नंबर 2
पर्यावरण प्रदूषण के कारण लोगों के पर्यावरणीय सामर्थ्य में कमी आई है। नंबर 3, बढ़ती बीमारी और दुर्घटनाओं के कारण लोगों के व्यक्तिगत सामर्थ्य में कमी आई है। अगला प्रश्न है, आधुनिक के 3 दुष्परिणाम बताइए। आधुनिक विकास के कारण आधुनिक विकास के कारण समाज में बढ़ गया है। आधुनिक विकास के कारण समाज में संतुलन यहाँ होना चाहिए। आधुनिक विकास के कारण समाज में असंतुलन बढ़ गया है। समाज का एक वर्ग अत्यधिक सुख सुविधाओं का भोग कर रहा है, जबकि दूसरी ओर एक वर्ग अति आवश्यक सुविधाओं को भी प्राप्त करने में असमर्थ महसूस कर रहा है। नंबर 2, प्रादेशिक असंतुलन देखने को मिलता है। कुछ राज्य विकास की दौड़ में काफ़ी आगे हैं, जैसे केरल, पंजाब, तमिलनाडु आदि। वहीं बिहार, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश जैसे पिछड़े राज्य भी हैं। नंबर 3, आधुनिक विकास ने पर्यावरण का निम्नीकरण किया है। यह अत्यधिक चिंताजनक है। तो इस तरह लघुत्तरी प्रश्न भी समाप्त हुआ। अब 5 अंकों वाले प्रश्न हैं, तो आइए देख लेते हैं। 5 अंकों वाले, 5 के आप शायद 6 अंक देते हैं। तो इसका जो यानी जिसे दीर्घ उत्तरी प्रश्न आप कहते हैं, तो ये प्रश्न है, भारत के लिए विकास अवसरों के साथ साथ वंचनाओं का मिला जुला थैला है। इस कथन की पुष्टि उपर्युक्त तर्क देकर के कीजिए। तो देखिए, पहला नंबर 1, भारत के विकसित महानगरीय क्षेत्रों में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां जनसंख्या के एक छोटे भाग की आधुनिक सुविधा उपलब्ध है। यानी एक जनसंख्या के एक छोटे भाग को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। दूसरी ओर भारत के इन्हीं शहरों में गंदी बस्तियां हैं जहां अति मूलभूत आवश्यकताओं का भी अभाव है। नंबर 2, भारत में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूमिहीन, कृषि मजदूरों, गरीब किसान और गंदी बस्तियों में रहने वाले का एक बड़ा समूह है जो हाशिए पर है। दूसरी ओर चंद अमीर लोग विलासिता की जीवन जी रहे हैं। नंबर 3, स्त्रियों के साथ समाज में भेदभाव हो रहा है। इसके रूप में जनसंख्या का एक बड़ा भाग कष्ट भोग रहा है। अगला है, हमने विकास के नाम पर अपनी पर्यावरणीय दशाओं का निम्नीकरण किया है और पारिस्थितिकी संकट खड़ा कर दिया है। हमारा तकनीकी ज्ञान अन्य देशों के मुकाबले कम है। हमें अभी और विकास की आवश्यकता है, जिससे हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग कर सकें। अगला प्रश्न है, विकास सामान्य रूप से और मानव विकास विशेष रूप से सामाजिक विज्ञानों में प्रयुक्त होने वाली एक जटिल संकल्पना है। उपयुक्त तर्कों द्वारा इस कथन को न्याय संगत ठहराइए। तो इसका उत्तर होगा, विकास सामान्य रूप से और मानव विकास विशेष रूप से सामाजिक विज्ञानों में प्रयुक्त होने वाली एक जटिल संकल्पना है, क्योंकि युगों से यही सोचा जा रहा है कि यदि मानव विकास को एक बार प्राप्त कर लिया गया तो वह समाज की सभी सामाजिक, सांस्कृतिक तथा पर्यावरणीय समस्याओं का निदान कर पाएगी।
मानव विकास एक ऐसी संकल्पना है जिसने एक ओर मानव जीवन की गुणवत्ता में अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए हैं, वहीं दूसरी ओर प्रादेशिक विषमताओं, सामाजिक भेदभाव, लोगों का विस्थापन, मानवीय मूल्यों का विनाश तथा पर्यावरणीय निम्नीकरण को बढ़ाया है। 1993 के मानव विकास रिपोर्ट में लोगों के बढ़ते सशक्तिकरण पर बल दिया गया था। रिपोर्ट ने शांति और मानव विकास लाने में नागरिक व समाज की सकारात्मक भूमिका को भी स्वीकारा है। मानव विकास ने विश्व के सीमित संसाधनों, बहुविध प्रयोगों को बढ़ाने में योगदान दिया है। 18वीं सदी के बाद जनसंख्या और संसाधनों के बीच का अंतर बढ़ा है। संसाधनों में थोड़ी वृद्धि हुई है जबकि जनसंख्या में विपुल वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है, भारत की संस्कृति एवं सभ्यता लंबे समय से ही जनसंख्या और संसाधनों के विकास के प्रति संवेदनशील रही है। हम सदैव मानव विकास और संसाधनों के बीच संतुलन की बात करते रहे हैं। इस कथन को उचित तर्क देकर के स्पष्ट कीजिए। तो नंबर 1, भारत के प्राचीन ग्रंथों में प्रकृति के तत्वों के बीच उचित संतुलन और समरसता के विषय में चिंता व्यक्त की जाती है। गांधी जी ने सदैव प्रकृति और मानव के बीच संतुलन एवं समरसता पर बल दिया है। अगला नंबर, भारतीय समाज के औद्योगिकरण दौरान नैतिक, आध्यात्मिक स्वावलंबन, अहिंसा, पारस्परिक सहयोग एवं पर्यावरण के ह्रास को गलत ठहराया है। गांधी जी का विचार व्यक्तिगत मितव्ययिता, सामाजिक धन की न्यायधारिता, अहिंसा को राष्ट्र एवं व्यक्ति के जीवन में उच्चतर लक्ष्य प्राप्ति की कुंजी माना है महात्मा गांधी जी ने। अगला नंबर, हमारे इन विचारों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पुस्तकों व सम्मेलनों में सराहना की गई है। अगला प्रश्न है, मानव विकास क्यों आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए। इम्पॉर्टेंट है। लोगों के विकल्पों को बढ़ाना और जन कल्याण के स्तर को ऊंचा उठाना ही मानव विकास है। जन कल्याण से तात्पर्य दीर्घ स्वस्थ जीवन, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा एवं रहन सहन के उच्च स्तर से है। इसलिए मानव विकास आवश्यक है। नंबर 1, यह भौतिक, पर्यावरण व संसाधनों के हितैषी है। यह सामाजिक अशांति को कम करने तथा राजनैतिक स्थिरता को बढ़ाने में सहायक हो सकता है। नंबर 3, मानव विकास के सभी पक्षों को महत्वपूर्ण उद्देश्य मानवीय दशाओं को सुधारना है। नंबर 4, मानव विकास उच्चतर उत्पादकता का साधन है क्योंकि कुशल व स्वस्थ श्रमिक अधिक उत्पादन करने में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के विभिन्न राज्यों में संयुक्त सूचकांक मूल्य के साथ केरल 0.638 कोटि क्रम से सर्वोच्च है। इस कथन को ध्यान में रखते हुए कुछ कारकों का उल्लेख कीजिए जो इसके लिए उत्तरदायी हैं। तो इसका उत्तर होगा कि भारत में मध्यम मानव विकास दर्शाने वाले देशों में रखा गया। भारत को जो है मध्यम मानव विकास दर्शाने वाले देशों में रखा गया है। इसमें 172 देशों में इसका 127वां स्थान है। हमने कहा कि इसको बदल भी सकते हैं। 189 देशों में इसका स्थान 130वां है 2017 की जनगणना के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार। भारत के विभिन्न राज्यों में केरल 0.638 माने विकास सूचकांक के मूल्यों के साथ कोटि क्रम में सर्वोच्च है। इसके लिए कई कारक उत्तरदायी हैं। नंबर 1, शैक्षिक उपलब्धियां, आर्थिक विकास स्तर, सामाजिक परिवेश, सरकारी प्रयास, योजनाबद्ध विकास प्रारूप। अगला प्रश्न है, भारत में 1991 से 1999 की अवधि में जन्म
के समय जीवन प्रत्याशा पुरुष स्त्रियों विशेष रूप से बढ़ी है। उचित कारणों की व्याख्या कीजिए। इसका कारण है निरंतर बढ़ती खाद्य सुरक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की सुविधाओं का विस्तार, अस्पताल व स्वास्थ्य संस्थाओं की बढ़ती संख्या, बढ़ती साक्षरता दर एवं सामाजिक जागरूकता, ये सब हैं इसके कारक। 29वां प्रश्न है भारत में स्त्री लिंगानुपात घट रहा है। यदि केरल अपवाद मान लिया जाए तो सभी राज्यों में लिंगानुपात घट रहा है। इस कथन की समीक्षा करते हुए कारणों को स्पष्ट कीजिए। भारत में स्त्री लिंगानुपात घट रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात 940 प्रति हजार है। केरल में 1084 प्रति हजार है। अन्य राज्यों का लिंगानुपात घट रहा है। दिल्ली में 868 प्रति हजार है, पंजाब में 895 प्रति हजार है, हरियाणा में 879 प्रति हजार है। जैसे राज्यों में यह सबसे चिंताजनक है। यहाँ पर यह अनुपात प्रति हजार बालकों के तुलना में 900 बालिकाओं से भी नीचे है। इसके लिए कई उत्तरदायी कारक हैं। नंबर 1, महिला निरक्षरता, सामाजिक दृष्टिकोण, पुत्र को वरीयता देना, कन्या भ्रूण हत्या, अल्ट्रासाउंड, बालिका मृत्यु दर का उच्च होना, लड़कियों के पोषण पर कम ध्यान देना। अब ये आखिरी प्रश्न है, आखिरी क्या 2 प्रश्न हैं अभी। ये 30 प्रश्न संख्या 30। भारत में सामाजिक और आर्थिक मूल्य से पिछड़े हुए लोगों को सशक्तिकरण के लिए आवश्यक मानवीय मूल्यों को स्पष्ट कीजिए। तो इसके लिए जरूरी है, इसके लिए उत्तम शिक्षा एवं स्वास्थ्य की सुविधाएं निर्धारित की जानी चाहिए। इनकी संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि ये हाशिए पर ना रहें। नंबर 3, समाज में इसके सम्मान एवं सहभागिता को बढ़ाना चाहिए। अगला प्रश्न है 31, समृद्ध संसाधन आधार और इन संसाधनों तक सभी विशेष रूप से निर्धन, पद, दलित और हाशिए पर छोड़ दिए गए लोगों की पहुंच उत्पादकता, कल्याण और मानव विकास की कुंजी है। इस कथन के संदर्भ में पोषित मानवीय मूल्यों को 3 बिंदुओं में समझाइए। तो इसका अर्थ है नंबर 1, समानता। मानव विकास तभी संभव है जब समाज में सभी वर्गों के साथ समानता का व्यवहार किया जाए। मानव विकास की अवधारणा में सभी को समान माना जाता है। नंबर 2, संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण। समाज में विद्यमान आर्थिक समानताओं को ध्यान में रखते हुए संसाधनों तक सबकी समान पहुंच व संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जन कल्याण की भावना। सरकार की अपनी नीतियां लोक कल्याणकारी बनानी होगी जिससे उद्देश्य सर्वजन सुखाय हो। तो इस प्रकार हम लोगों ने भारत के संदर्भ में मानव विकास नामक चैप्टर का अध्ययन किया। अब अगले अध्याय का अध्ययन हम अगली बार अगले वीडियो में करेंगे।